नमस्कार, जय जोहार। क्या आप भी गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी करना चाहते हैं? क्या आप भी मेमोरी टेक्निक्स और ट्रिक्स के जरिए बहुत ही कम समय में स्मार्ट स्टडी करना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि सीजी व्यापम टॉपर आपको पढ़ाए? तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप। यहाँ 10 से अधिक गवर्नमेंट एग्जाम्स क्रैक करने वाले और सीजी व्यापम टॉप करने वाले योगेंद्र सर सीजीपीएससी और सीजी व्यापम के अंतर्गत होने वाले सभी एग्जाम्स की तैयारी कराएं। तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप टू बी द बेस्ट, लर्न फ्रॉम द बेस्ट। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है योगेंद्र साहू ऑनलाइन क्लासेस में। मैं हूं आकाश चंद्राकर और हिंदी की इस एमसीक्यू सीरीज में आज हम लोग समाज के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है। जिस भी एग्जाम में अगर हिंदी से क्वेश्चंस आ रहे हैं तो वहां से समाज मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है। ठीक है, आज हम लोग टॉप 50 क्वेश्चंस करने वाले हैं और मेरा मानना है कि 50 के अंतर्गत आपको कम से कम 120 से 130 क्वेश्चंस मिल जाएंगे। उनके बारे में जानकारी मिल जाएगी, इसे कौन से प्रकार का समास बोला जाता है, उसका समास विग्रह क्या होता है, सही शब्द क्या है, और आपको वो समझ में भी आ जाएगा कि क्यों इस प्रकार से इसको लिया जाता है। कुछ समास ऐसे रहेंगे जिसको एक ही शब्द दो समास के अंतर्गत आता है, तो उसको भी मैं क्लियर करते चलूंगा। आपको दोनों में से कौन सा सुटेबल है, अगर दो ऑप्शन आ जाए तो कौन सा लेना है वो भी मैं बताते हुए चलूंगा। ठीक है, और सीरीज शुरू करने से पहले मैं कहना चाहूंगा कि जो स्टूडेंट हॉस्टल वार्डन की तैयारी कर रहे हैं उसके लिए हमारे पास कोर्स अवेलेबल है। हमने कोर्स लॉन्च किया बहुत ही कम कीमत पर, 1499 में वो कीमत वो कोर्स अवेलेबल है। उसको परचेस करके आप लोग अपनी तैयारी को सुदृढ़ कर सकते हैं। जो स्टूडेंट सभी सब्जेक्ट को अच्छे तरीके से ट्रिक्स के माध्यम से, निमोनिक ट्रिक्स के माध्यम से, टेक्निक्स के माध्यम से याद करना चाहते हैं तो वो हमारे कोर्स के साथ जुड़ सकते हैं। साथ में जो पहले से जुड़े हुए हैं और तैयारी करते आ रहे हैं उनके लिए टेस्ट सीरीज भी अवेलेबल है, तो वो टेस्ट सीरीज परचेस करके अपनी तैयारियों का आकलन अभी से करना शुरू कर दें। और जो स्टूडेंट नए हैं वो थोड़ा पढ़ लें, फिर टेस्ट सीरीज को परचेस करके अपनी तैयारियों का आकलन करते हुए चलेंगे आगे। ठीक है, टेस्ट सीरीज का क्या फायदा है मैंने बता दिया आप लोगों को। ठीक है, अब क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ बोला गया है कि समास किसे कहते हैं। अब जो भी टॉपिक पढ़ रहे हैं तो मेरा पहला प्राथमिकता यह रहता है कि पहला क्वेश्चन वो रखूं कि आपको समझ में आए कि जो पढ़ रहे हैं वो क्या चीज है। तो उसमें समास समास के बारे में देखें तो समास किसे कहते हैं। तो दो वर्णों के मेल को, दो वाक्यों के मेल को, दो शब्दों के मेल को, या इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर क्या होने वाला है इसका, समास। समास होता है दो शब्दों का मेल या फिर दो पदों का मेल, दो शब्दों का मेल या फिर दो पदों का मेल होता है। ठीक है, दो शब्दों का बोले या शब्द की जगह पद बोले तो ये सही आंसर हो जाता है। दो शब्दों या दो पदों का मेल होता है समास। समास में क्या होता है, जो भी शब्द रहते हैं उसका रूप छोटा हो जाता है, संक्षेप हो जाता है। समास का अर्थ ही क्या हो जाता है, संक्षेप में। ठीक है, और जब मैं विलोम शब्द पढ़ा रहा था तो समास का मैंने विलोम शब्द पढ़ाया था, क्या पढ़ाया था, व्यास। क्या पढ़ाया था, व्यास पढ़ाया था। समास का अपोजिट क्या हो जाता है, व्यास हो जाता है। इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं, समास पद्धति किस भाषा की विशेषता है। अब किसी ने को ये कमेंट किया था कि मोबाइल में देखने से ये फॉन्ट छोटा दिखता है, तो मोबाइल में जाहिर तौर पर थोड़ा तो छोटा दिखेगा, बट फिर भी मैंने इसको जूम करके रखा हुआ है। इससे ज़्यादा जूम करूंगा तो ये एक स्लाइड में नहीं आ पाएगा, तो इससे ज़्यादा जूम तो नहीं हो पाएगा। आप थोड़ा सा अपनी वीडियो क्वालिटी को और बढ़ा लीजिएगा तो थोड़ा सा बारीक अक्षर भी आपको क्लियर दिखते हुए मिलेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। समास पद्धति किस भाषा की विशेषता है। किस भाषा की विशेषता है, हिंदी भाषा, संस्कृत भाषा, देशज भाषा या विदेशी भाषा। तो समास नाम से स्पष्ट है, लग रहा है कि हिंदी का तो लग नहीं रहा है, हिंदी के ज्यादातर ये संस्कृत के पास लग रहा है, तो ये संस्कृत भाषा का शब्द होता है या संस्कृत पद्धति की विशेषता होती है क्या, समास। और हमारी हिंदी के अंतर्गत भी इसको कहाँ से उठाया गया, संस्कृत से ही उठाया गया, संस्कृत व्याकरण से उठाया गया हिंदी व्याकरण में क्या चीज को, समास को। तो ये भी ध्यान रखना है कहाँ से लिया गया है, संस्कृत भाषा से लिया गया है, किसे, समास को। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, हिंदी में समाज का अनुशीलन निम्नलिखित में से किसके आधार पर हुआ है। किसके आधार पर हुआ है, अभी मैंने बताया किससे लिया है हमने, संस्कृत व्याकरण से लिया। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, पाली व्याकरण, अपभ्रंश व्याकरण, संस्कृत व्याकरण, उपयोग सभी। तो संस्कृत व्याकरण, ऑप्शन नंबर सी इज ए करेक्ट आंसर। ठीक है, तो ये आपका सही आंसर हो जाता है, संस्कृत व्याकरण। संस्कृत व्याकरण से हिंदी व्याकरण में लिया गया है समाज को। क्वेश्चन नंबर 4, समास के प्रकार है। समास कितने प्रकार के होते हैं। तो समास कुल होते हैं 6 प्रकार के। कितने प्रकार के होते हैं, 6 प्रकार के। ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। कौन कौन से होते हैं भाई ये 6, तो वो देख लेते हैं। सबसे पहला होता है अवयवी या अव्ययी।
अव्ययी भाव, फिर होता है तत्पुरुष, तत्पुरुष होता है, फिर होता है आपका कर्मधारय, फिर होता है द्विगु, फिर आता है द्वंद, फिर आता है आपका बहुब्रीहि। राइटिंग में थोड़ा सा दिक्कत आ रहा होगा आपको समझने में, तो शब्दों पर ध्यान देते चलिएगा। अव्ययी भाव, तत्पुरुष, कर्मधारय, द्विगु, द्वंद और बहुब्रीहि। इनके अंतर भी कभी कभी पूछ देता है कि इनमें से जो अव्ययी भाव है उसके क्या प्रकार हो सकते हैं, तत्पुरुष क्या हो सकते हैं, कर्मधारय क्या हो सकते हैं, द्विगु क्या हो सकते हैं, द्वंद क्या हो सकते हैं, बहुब्रीहि के क्या हो सकते हैं। तो ये सबको भी आपको कभी ना कभी याद करना पड़ सकता है। जैसे ये 4 प्रकार के होते हैं, ये भी 4 प्रकार के होते हैं, तत्पुरुष 6 प्रकार के होते हैं, बहुब्रीहि भी आपके 4 प्रकार के होते हैं। अव्ययी भाव जो होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं, इसको आपको ध्यान में रखना है। अव्ययी भाव कितने प्रकार के होते हैं आपके, 4 प्रकार के होते हैं, इसको भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है। द्विगु और द्वंद में ये जो द्वंद है वो आपके 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो ये आप याद रख लीजिएगा। ये कभी कभार पूछा जाता है, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट पूछ दिया जाए तो ये जरूरी हो जाता है, तो इसको एक बार आप लोग नोट कर लो। 2 मिनट का समय देता हूँ आपको। ठीक है, पॉज करके लिख लेना अगर किसी ने नहीं लिखा हो तो। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलते हैं। प्रयोग की दृष्टि से समास को कितने भेद किए जा सकते हैं। प्रयोग की दृष्टि से समास के कितने भेद है। अब प्रयोग का अर्थ क्या है, प्रयोग का अर्थ होता है, ये पहले समझना है कि प्रयोग क्या होता है। प्रयोग मतलब हम किस प्रकार से समासिक उसका विग्रह करेंगे या उसको किस प्रकार से समासिक रूप में पदों को जोड़ेंगे। तो उसमें 4 ऐसे प्रकार होते हैं मुख्य रूप से, जो 6 प्रकार देखें उसमें से 4 मुख्य प्रकार हैं जिसके आधार पर समास को जोड़ा जाता है। ठीक है, अवयवी भाव में 4 प्रकार मत लेना, उसको हटा देना। अवयवी का 4 प्रकार नहीं आप कहीं पर भी मेंशन नहीं किया गया, तो उसको हटा देना। केवल बुक के आधार पर अगर चले तो कर्मधारय बहुब्रीहि का 4 लेना, तत्पुरुष का 6 लेना और द्वंद्व का 3 लेना, अवयवी को भी हटा देना। ठीक है, फिर प्रयोग की दृष्टि से समास के कितने भेद किए जा सकते हैं, तो ये 3, 4, 5 या फिर 6। तो ये टोटल होते हैं आपके 4 प्रकार के। कितने प्रकार के होते हैं, ये 4 प्रकार के होते हैं। ये 4 प्रकार में विशेष क्या क्या आते हैं वो देख लेते हैं। तो अवयवी आता है, अव्ययी। ठीक है, उसके बाद आपका आता है तत्पुरुष, तत्पुरुष आता है। उसके बाद क्या आता है आपका द्वंद, और उसके बाद क्या आता है आपका बहुब्रीहि। तो ये 4 प्रकार पर लिया जाता है, ये 4 को भी नोट कर सकते हैं अगर किसी ने हमारा कोर्स नहीं लिया है या हमारे द्वारा नहीं पढ़े हैं या किसी बुक को का सहारा ले रहे हैं, तो भी अगर ये उस बुक में उपलब्ध है तो अच्छी बात है, नहीं है तो इसको लिखते हुए चलेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा आपके लिए। तो 4 प्रकार के हैं, अवयवी, तत्पुरुष, द्वंद और बहुब्रीहि। ठीक है, और याद रखना ये पिछले वाले में मैंने जो 6 प्रकार के अंतर्गत जो अवयवी बताया था उसको हटा देना, बार बार बोल रहा हूँ, वो 4 को नहीं लेना। ठीक है, उसके बारे में उतना विस्तार में नहीं बताया गया, तो उतना मत लीजिएगा। ठीक है, ये हो गया प्रयोग की दृष्टि से 4 प्रकार के। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। समास 4 समासिक शब्द सूची 2 में समास के नाम दिए गए हैं, उनको मिलाना है। ठीक है, दोनों का मिलान करना है भाई, सूची 1 और सूची 2 को। तो चलो मिलाते हुए चलते हैं। इसमें सबसे पहले आपको ध्यान देने वाली बात है, ये तो इस क्वेश्चन को आपको सबसे पहले अगर इनके बारे में जानकारी है, इन सभी समासों के बारे में, तो आप आसानी से बना सकते थे। तत्पुरुष समास सबसे सरल होता है, ये 6 प्रकार के भले होते हैं लेकिन ये सबसे सरल होता है। अवयवी को मत लेना बोला था। कर्मधारय आपके 4 प्रकार के होते हैं और बहुब्रीहि भी 4 प्रकार के होते हैं। सबसे सरल तत्पुरुष होता है। तत्पुरुष आपको देखते ही समझ में आ जा सकते हैं, किसमें का है, की है, में है, पर है, के लिए है, तो वो हो जाता है। जैसे कि ऑप्शन दिया है विद्यालय, तो विद्या के लिए आलय, तो ये तत्पुरुष समास आपका डी का 2 हो जाता है, ये क्लियर हो जाता है। ठीक है, यथा योग्य। उसके बाद जो सबसे सरल है अव्ययी भाव। अव्ययी भाव तत्पुरुष से भी सरल है, क्योंकि इसमें कुछ शब्दों का ध्यान रखना होता है, जैसे कि बे हो गया, पर हो गया, प्रतिदिन हो गया, भर हो गया, यथा हो गया। ठीक है, ये सब चीजें के अनुसार अव्ययी भाव को आप पहचान सकते हैं। तो यहाँ पर यथा दिया हुआ है, यथा योग्य। ठीक है, योग्यता के अनुसार या योग्य जो है वो, ऐसे करके इसको आप लोग विग्रह कर सकते हो। तो ये अव्ययी भाव का हो गया। बचा कौन सा, इन दो के माध्यम से आप नीचे निकाल सकते हो कि डी का कौन सा आ रहा है 2
और सी का आ रहा है 1, किस में दिया है वो देख सकेंगे, तो यहाँ से आपका आंसर बन सकता था। अब महोदधि और वीणा पाणी में क्या है, तो बहुब्रीहि का क्या होता है, समास का मतलब बहुब्रीहि किसी तीसरे पद की व्याख्या करता है या तीसरे पद के बारे में बताता है। ठीक है, दोनों पद इसमें प्रधान नहीं होते, किसी तीसरे पद को बताता है। तो जैसे कि वीणा पाणी, वीणा पाणी, वीणा जिसके, वीणा जो पानी में धारण करते हैं या वीणा जो पानी में है, ये किसका है, पानी मतलब होता है हाथ के कर, तो वीणा कौन किसके हाथों में होता है, सरस्वती माता। तो सरस्वती माता के बारे में बता रहा, मतलब तीसरे व्यक्ति के बारे में बता रहा, तो ये क्या हो गया आपका बहुब्रीहि हो गया। फिर बचा जो महोदधि, वो हो गया आपका कर्मधारय। ठीक है, महान है जो उदधि, ये इसका सही विग्रह होता है, महान है जो उदधि, तो ये कर्मधारय। तो इस प्रकार से इसका मिला सकते थे आप, विद्यालय का 2, मतलब डी का ऑप्शन 2, सी का 1, डी बी का 4 एंड ए का 3, ये जिसमें होगा वो राइट आंसर होगा। आप लोग इसको देख लीजिएगा इसमें से। ठीक है, डी का 2, ठीक है, सी का 1, बी का 4 और ए का 3, तो ये आपका ऑप्शन नंबर बी इज ए करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, जिसमें बोला गया है पदों की प्रधानता के अनुसार समास को कई भागों में बांटा जा सकता है। ठीक है, अवयवी भाव समास में किस पद की प्रधानता होती है, तो अवयवी भाव समास में किस पद की प्रधानता होती है, तो ये जो मैंने 4 प्रयोग के आधार पर 4 बताए थे, उसमें अवयवी में होती है पूर्व पद की प्रधानता। अवयवी में क्या होती है, पूर्व पद की प्रधानता। तत्पुरुष में क्या होती है, पश्च पद की प्रधानता या अंतिम पद की प्रधानता। ठीक है, तीसरा था मैंने बताया था क्या, द्वंद्व, द्वंद्व में होती है दोनों पदों की प्रधानता, दोनों पद होता है। और चौथा मैंने बताया था बहुब्रीहि, बहुब्रीहि में किसी भी पद की प्रधानता नहीं थी, तीसरे पद के बारे में बताया जाता है। किसके बारे में, तीसरे पद के बारे में, तो ये इनका सही अर्थ होता है। तो इसके आधार पर पूछा गया कि अवयवी भाव समास में किस पद की प्रधानता होती है, किसकी होती है, पूर्व पद की होती है, तो पूर्व पद की इसमें प्रधानता होती है। तत्पुरुष के बारे में पूछे तो पश्च पद बताना है, द्वंद्व के बारे में पूछे तो दोनों पद बताना है आपको, और बहुब्रीहि के बारे में बताए तो किसी तीसरे पद के बारे में होता है वहां पर प्रधानता। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8, निम्नांकित में अवयवी भाव समास के उदाहरण नहीं है बोला है। क्या बोला है यहाँ पर, उदाहरण नहीं है बोल रहा है। एक है पुस्तानुपुत, पुस्त, बेखटके, आप बीती और प्रतिदिन। अभी मैंने बताया था कुछ शब्द हैं जिसके माध्यम से आप अवयवी भाव समास को पहचान सकते हैं, वो कौन सा है, यथा, फिर है बे, उसके बाद है क्या प्रति, फिर है भर, फिर है यावत। ठीक है, यवत है, यावत। इसके अलावा और क्या है, आ। तो इन शब्दों के माध्यम से आप अवयवी भाव समास को पहचान सकते हैं। अब इसमें देखते हैं, बे शब्द आया बे खटके, तो ये तो उदाहरण है ही है। प्रति शब्द आया तो प्रतिदिन तो है ही है। बचा पुस्तानुपुस्त और आप बीती। अब ये दोनों में कंफ्यूजन आपको होता, तो पुस्त आप बीती को अगर आप विग्रह करेंगे, समास विग्रह जैसा करेंगे, तो स्वयं में बीती, आप बीती का मतलब आप में बीती, आप मतलब स्वयं, तो स्वयं में जो बीता हो, स्वयं में जो बीता हो, तो स्वयं में वाला आ रहा है, में वाला पद तो किसमें आ जाता है, आपके तत्पुरुष में आ जाता है। तत्पुरुष में भी किसमें, अधिकरण में अपर से, तो अधिकरण तत्पुरुष में आ जाते हैं, इसलिए ये भी क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि इसका उदाहरण नहीं है। और पुस्तानुपुस्त ये आपके अवयवी भाव का उदाहरण हो जाएगा। ये समझ में नहीं आ रहा था, इसलिए मैंने दोनों को अलग विग्रह करके बता दिया। ठीक है, इसको ध्यान में रखना है। तो पुस्तानुपुस्त आपका सही, पुस्त बोलता हूँ, आप बीती जो हो जाएगा वो आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर पुस्तानुपुस्त के विग्रह के बारे में पूछे तो पुस्तों के बाद के पुस्ते, पुस्तों के बाद के पुस्ते, ये इसका सही विग्रह होगा। क्वेश्चन है, हाथों हाथ कौन सा समास है, हाथों हाथ। अब यहाँ पर विग्रह चिन्ह दिख रहा है, यहाँ पर या योजक चिन्ह दिख रहा है, विग्रह नहीं योजक चिन्ह दिख रहा है, तो योजक चिन्ह देखिए, इसको आपको द्वंद्व नहीं मारना है। ठीक है, द्वंद्व नहीं मारना है, इसका आपको विग्रह समझना है। हाथों हाथ मतलब हाथों के हाथ, हाथों हाथ का मतलब क्या हो जाएगा आपको, हाथों ही हाथ में या हाथ ही हाथ में, तो इसका सही आंसर आपका क्या हो जाएगा, अवयवी भाव समास, हाथ ही हाथ में। ठीक है, तो ये अवयवी, कुछ कुछ वर्ड ऐसे हैं जिसमें आपको वो शब्द देखने को नहीं मिलेंगे जिसके माध्यम से हम लोग इसको समझते हैं या पढ़ते हैं। जो बे, प्रति, आ, भर, ये सब जो मैं बताया था, वो सब उसको देखने के लिए नहीं मिलेंगे। उनमें से एक हाथों हाथ हो गया, या फिर पुस्तानुपुस्त हो गया, ये सारे वर्ड जो हो जाते हैं आपके अवयवी भाव के अंतर ही आते हैं। इसको आपको सीधे सीधे याद करना होगा। ठीक है, हो सकता है कि थोड़ा सा क्लास आज का बोरिंग लगे, क्योंकि ये थोड़ी सी याद करने वाली चीज़ें, समझने वाली चीज़ें। ठीक है, और जिनको ये आता है तो उनके लिए मैं बताऊंगा कि मेरे जो भी वीडियो हैं, और जिनको पहले से पढ़ रखा है, जिनको ये सारी चीज़ें आती हैं, वो
2x स्पीड में करके देख सकते हैं, ताकि आपका टाइम भी बचे और आप आसानी से जल्दी जल्दी क्वेश्चनों को भी कर सकें। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। यथाशक्ति का सही विग्रह है। यथा दिखा मतलब ये किसके अंतर्गत आ जाएगा? अवयवी के अंतर्गत आ जाएगा। इसका सही विग्रह क्या होगा? यथा के मतलब शक्ति, मतलब शक्ति के अनुसार। यथा मतलब क्या होता है? के अनुसार या जैसा, तो शक्ति के अनुसार ये क्या हो जाएगा? आपका यथाशक्ति का सही विग्रह हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। निम्नलिखित में से अवयवी भाव समास का उदाहरण चुनिए। अवयवी भाव समास का उदाहरण देखेंगे। सक्त पुष्य, गंगाजल, सीताराम, निसंदेह। तो अभी मैंने बताया था कुछ शब्द आते हैं वे, उसमें एक शब्द और था नी शब्द भी था जो अवयवी भाव का होता है। ये शब्द जहां दिखा वहां पर अवयवी भाव आपका आता है। तो अवयवी भाव कहां पर आ जाएगा? आपके निसंदेह में आ जाएगा। सीताराम तो द्वंद्व हो जाएगा। द्वंद्व में भी किस प्रकार का है कमेंट करके बताइएगा। जब आगे मैं बताऊंगा तो उसमें आपको समझ में आ जाएगा, उसके आधार पर आप सीताराम किस में आने वाला है ये कमेंट करके बताना। ठीक है, गंगा जल ये तत्पुरुष में आ जाता है। और शक्त पुष्य भी आपके, मेरे ख्याल से ये शक्त पुष्य के बारे में जानकारी नहीं है। निसंदेह जो है अवयवी भाव में आता है। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। यावत जीवन किस समास का उदाहरण है? यावत जीवन, तो यावत जीवन का अगर आप विरोध करोगे तो यह क्या है? जीवन के लिए होता है। तो ये यावत जीवन बनता है यावत से। किससे बनता है? यावत से। और ये ऐसा शब्द है जो अवयवी भाव समास के अंतर्गत आता है। मैंने आपको शब्दों में बताया। तो ये अवयवी भाव समास का क्या हो जाएगा? उदाहरण हो जाएगा। तो ये आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। इसी प्रकार से आपको समासों को पहचानना है। बर्जिस शब्द किस समास के उदाहरण है? बर्जिस क्या है? बर्जिस। तो बे शब्द एक मैंने बताया था, बे हो गया, ब हो गया, ये दोनों क्या होते हैं? बे तो मैंने बताया था ज्यादातर बे, बेशक, बेपनाह, बेवफा, इस तरीके के शब्द आपको देखने के लिए मिलते हो क्या? अवयवी के अंतर्गत आ जाते हैं। बट ब भी है, वो भी अवयवी का ही एक शब्द होता है। ये अवयव के रूप में काम करता है ना। तो ये बर्जिस शब्द किस भाषा का उदाहरण हो जाएगा? तो ये भी आपके अवयवी भाव का हो जाता है। किसका हो जाता है? अवयवी भाव का उदाहरण हो जाता है बर्जिस शब्द। तो इसका ध्यान में रखना है। ऑप्शन नंबर डी इज ए करेक्ट आंसर। फिर देखते हैं तत्पुरुष समास में कौन सा पद प्रधान होता है। तो तत्पुरुष समास में मैंने बताया था, अभी जब मैं बता रहा था, 4 प्रयोग के आधार पर 4 प्रकार के समास होते हैं। उसमें पूर्व पद, अंतिम पद, दोनों पद और कोई तीसरा पद करके। तो तत्पुरुष समास वो है जिसमें अंतिम पद या फिर उत्तर पद, अंतिम पद बोले या फिर उत्तर पद बोले, ये क्या होता है? प्रधान होता है। ठीक है, अंतिम पद या उत्तर पद इसमें प्रधान होता है। अंतिम बोले, उत्तर बोले, या फिर पश्च भी बोल सकते हैं, पश्च पद भी। तो ये इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 15। निम्नलिखित समासिक शब्दों में से अधिकरण तत्पुरुष का चयन करना है। अधिकरण तत्पुरुष का क्या होता है? अधिकरण तत्पुरुष के बारे में दिया गया 4 ऑप्शन है। अमचूर, मनमाना, दस्तकारी, कानाफूसी। तो देखो, जो 6 प्रकार के तत्पुरुष होते हैं उन 6 का आपको जानकारी होना चाहिए। तो एक होता है कर्म, कर्म तत्पुरुष। तो उसमें को आता है, को वर्ड आएगा। जब आप उसका विग्रह करोगे तो बीच में जो पद आएगा को आएगा। ठीक, कर्ता, कर्ता नहीं, कर्म को करण के आएगा तो करण में से पद वाला आता है, से या के द्वारा। ठीक, कर्ता नहीं, कर्म को करण से। संप्रदान के लिए आता है, संप्रदान जब आएगा तो उसके लिए के लिए लिखोगे। अपादान फिर से आता है, अपादान से, ये अलगाव वाला से होता है, यहाँ पर लिख लेना अलगाव। और ये वाला सी जो होता है वो जुड़ाव वाला होता है। ठीक है, अलगाव को बताएगा ये किसी चीज से, जैसे पत्तों से पेड़ से पत्ते गिरते हैं तो वहां पर ये वाला से आता है, अलगाव वाला, मतलब अपादान वाला। अपादान से फिर संबंध का के की, संबंध में आएगा तो इसमें का के की, अधिकरण में या पर, अधिकरण में क्या था? में या पर, में या पर, ये आपका होता है। तो ये होते हैं, ये कर्म होता है, ये करण होता है, ये संप्रदान होता है, ये अपादान होता है, ये संबंध होता है, ये अधिकरण होता है। तो ये 6 प्रकार के आपके तत्पुरुष होते हैं, इसको नोट कर लीजिएगा। ठीक है, अब उसी को पूछा है कि अपादान तत्पुरुष समास कौन सा है। इन 4 ऑप्शन, सॉरी, अधिकरण, अधिकरण तत्पुरुष क्या है? तो अधिकरण में क्या आता है? में या पर आता है। अब इसका विग्रह करके देखना पड़ेगा। आम चूर्ण मतलब आम का चूर्ण, तो आम का चूर्ण तो संबंध में चले गया। मन माना, मन से माना, मन माना मतलब मन से माना, तो ये से में चले गया। और से कौन सा वाला? अपने अनुसार मान रहा, लगाव वाला चीज है, तो ये हो जाएगा आपका, आपका क्या बोलते हैं? करण। फिर होता है दस्तकारी, तो दस्त के द्वारा कारी, ये दस्त के द्वारा किया गया। ठीक है, और कानाफूसी में आता है काना, कान में फुसफुसाना। कानाफूसी का अंत मतलब क्या होता है? शाब्दिक अर्थ, कान में फुसफुसाना,
तो कान में जो फुसफुसाते हैं उसके लिए कानाफूसी वर्ड यूज करते हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, क्योंकि अधिकरण में क्या आता है, में या फिर पर। तो इस तरीके से इसका आंसर आप निकाल सकते थे। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं, हरफन मौला कौन सा समास है। तो हर फन में मौला, हरफन मौला क्या होगा, हर फन में मौला, तो ये तत्पुरुष समास में आ जाएगा। तत्पुरुष समास में भी किस प्रकार के में आएगा, तो तत्पुरुष समास में ये आ जाएगा अधिकरण में। देशभक्ति शब्द किस समास का उदाहरण है, देश के लिए भक्ति, तत्पुरुष समास, तत्पुरुष समास का सही आंसर होगा। और के लिए आ रहा है मतलब कर्ता नहीं कर्म को कर्ता नहीं कर्म को करण से संप्रदान के लिए, तो संप्रदान तत्पुरुष समास हो जाता है, ये इसको भी ध्यान में रखना है। तो ये आप लाइन से याद रखोगे उस कारक रचना को, तो कारक रचना के अनुसार इसको आप लोग जमा पाएंगे। पथभ्रष्ट, पथभ्रष्ट किस समास का उदाहरण है, करण का, अपादान का, संबंध का या कर्म का। तो ये पथभ्रष्ट को कैसे करेंगे, विग्रह करेंगे तो क्या होगा, पथ से भ्रष्ट। पथ से भ्रष्ट का अर्थ क्या होता है, पथ से भ्रष्ट का अर्थ है मतलब जो पथ से हट गया है या अलग रास्ते पर चल रहा है। तो हटने का भाव आ रहा है, हटने मतलब अलगाव का भाग आ रहा है, और से भी आ रहा है, अलगाव का भाग वाला किस में आएगा, आपके अपादान में, क्योंकि करण में भी से आता है, अपादान में भी आता है, बट जहां अलगाव का भाव हो वहां पर अपादान के लिए लिया जाता है। तो अपादान तत्पुरुष समास आपका राइट आंसर हो जाएगा। फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19, सामाजिक शब्द तुलसीकृत उदाहरण है। तुलसीकृत मतलब तुलसी के द्वारा कृत, तुलसी के द्वारा कृत, ठीक है। तुलसीकृत क्या है, तुलसी के द्वारा कृत आएगा, तुलसी के द्वारा कृत आएगा। तो तुलसी के द्वारा, यह से जो हम लोगों ने पढ़ा था वो किस में पढ़ा था, से या के द्वारा मैंने किसके लिए बताया था आप लोगों को बताया था मैंने करण के लिए। तो ये किस में आ जाएगा, संबंध, अपादान, कर्म या करण, तो करण तत्पुरुष समास में ही आ जाएगा, किसमें आ जाएगा, करण तत्पुरुष समास में आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 20, निम्न में तत्पुरुष समास का उदाहरण है, एक तरफा, धनंजय, आत्मनिर्भर या वक्रतुंड। तो देखो धनंजय किसी दूसरे के धन में जो विजय पा लेता है तो ये बहुव्रीहि में चले गया। एक तरफा, इसमें एक अंक वाला आ रहा है, अंक वाला जो भी समास रहता है या जिसमें संख्यावाचक समास वर्ड शब्द दिखता है वो किसमें चले जाता है, आपके द्विगु में। तो ये तो हो नहीं सकता, ये भी हो नहीं सकता। आत्मनिर्भर, आत्मनिर्भर मतलब स्वयं पर निर्भर, तो स्वयं पर निर्भर पर आ गया, पर वाला किसमें आता है, आपके तत्पुरुष समास के अधिकरण में, तो तत्पुरुष समास हो जाएगा। तो सही आंसर है तत्पुरुष समास का आत्मनिर्भर, इज करेक्ट आंसर, ठीक है। विग्रह आपको करके देखना होगा, नियम आपको याद होंगे तो ये बनेगा, और नियम को अच्छे तरीके से समझना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, ट्रिक्स के माध्यम से आपको याद करना है, तो आप हमारे कोर्स के साथ जुड़ सकते हो। फिर है वन गमन समास है, तो वन के लिए गमन हो गई तो तत्पुरुष समास आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज ए करेक्ट आंसर, ठीक है। कौन सा समास विग्रह सही नहीं है, कौन सा समास विग्रह सही नहीं है। अब देखो विग्रह कौन सा सही नहीं है, देखना है आपको। पंचानन, 5 है जिसके आनंद, ठीक है भाई। पुस्तकालय, पुस्तक और आलय नहीं, गलत है, पुस्तक के लिए आलय, पुस्तकालय का अर्थ क्या है, पुस्तक के लिए आलय, तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट गलत हो जाएगा, ठीक है। पूछा है कौन सा सही नहीं है, तो ऑप्शन बी सही नहीं है। सुलोचना का क्या होता है, सुंदर है जिसके लोचन, सही है। दाल रोटी, दाल और रोटी, यह योजक चिन्ह भी यहाँ पर लग सकता है, ये और की जगह पर, तो ये सही है। कौन सा गलत था, तो बी गलत था। अच्छा, एक स्टूडेंट ने कमेंट किया था कि क्या इतने सरल क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, यही क्वेश्चन ही पूछे जाएंगे। सरल आपको इस वजह से लग सकता है कि आपकी इसकी तैयारी है या आपने इसको पहले कभी ना कभी पढ़ा हुआ था। कोई भी चीज़ सरल तभी लगता है जब उसके बारे में आपको जानकारी हो, ठीक है, अन्यथा वो सरल नहीं है। जैसे कोई भी हम कहीं पर भी हमको लोकेशन में पहुंचना है, तो लोकेशन में पहुंचने के लिए जब हम शुरू बार में जाते हैं तो हमको कठिनाई होती, कैसे कैसे किस रास्तों से जाना पड़ेगा। लेकिन दूसरे बार तीसरे बार जब आप जाओगे तो आपको बहुत ही आसानी पड़ती, क्यों, क्योंकि आपने उसका प्रयास कर रखा है वहां पर जाने का, इसलिए वो चीज़ें सरल लगती है। तो यही इसी प्रकार के ही क्वेश्चन आएंगे, इससे ज़्यादा हाई लेवल का नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। दिए गए शब्द के सही समास विग्रह का चयन करना, सही समास विग्रह किसका, रेलगाड़ी। अब ये एक ऐसा क्वेश्चन है जिसमें द्वंद्व है कि इसमें कि कौन सा आंसर सही होना चाहिए। इसमें 2 आंसर जो है, ऑप्शन जो है सही है, ज्यादा सुटेबल कौन सा है वो भी मैं बताऊंगा। देखो जैसे रेल की गाड़ी, रेल से चलने वाली गाड़ी, पटरी पर चलने वाली गाड़ी या रेल पर चलने वाली गाड़ी, तो रेल की गाड़ी भी सही है। जैसे हम बैलगाड़ी के बारे में बात करते हैं, बैल की गाड़ी बैलगाड़ी कहलाती है, वैसे रेल की गाड़ी रेलगाड़ी भी सही है। फिर रेल पर चलने वाली गाड़ी भी सही है, जैसे सड़क पर चलने वाली गाड़ी होती है मोटर वाहन, वैसे रेल पर चलने वाली गाड़ी कौन सी हो जाएगी, रेलगाड़ी, तो ये भी सही है। अब ये जो आता है मध्य पद लुप्त तत्पुरुष समास में आता है, मध्य पद लुप्त तत्पुरुष समास। 6 प्रकार के तत्पुरुष समास के अलावा और भी होते हैं, नहीं तत्पुरुष समास, मध्य पद लुप्त तत्पुरुष समास, उपपद तत्पुरुष समास। तो इस प्रकार के और भी तत्पुरुष समास होते हैं, उतना डीप तो नहीं पूछा गया है अभी तक, बट फिर भी तो ये मध्य पद तत्पुरुष समास में आता है। ज्यादा सटीक ये आंसर होना चाहिए, बट
एग्जाम जो हुआ था CSPSCL में, उसमें इसको आंसर लिया गया है, रेल की गाड़ी है। दोनों सही, ज्यादा उपयुक्त ये है। ठीक है, इस बात को समझ के चलना। फिर क्वेश्चन नंबर 24, विशेषण और विशेष्य के योग से कौन सा समास बनता है? विशेषण और विशेष्य, तो ऐसा समास जिसके अंतर्गत विशेषण भी होता है और विशेष्य भी होता है, वो कौन होता है? आपका कर्मधारय समास होता है। कौन सा होता है? कर्मधारय समास। इसमें पहला पद विशेषण और दूसरा पद विशेष्य होता है। पहला पद विशेषण और दूसरा पद विशेष्य होता है। इतना समझना है आपको। अब विशेषण और विशेष क्या होता है? जो विशेषता बताए, विशेषण जिसके बारे में बताए वो विशेष। कर्मधारय समास के कितने भेद है? तो कर्मधारय समास के कितने भेद हैं? 4 प्रकार के भेद होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के भेद होते हैं। और बार बार दोहरा रहा हूं इस चीज को ताकि आप लोगों को परेशानी ना हो। जो शुरू में मैंने अवयवी के 4 प्रकार बताए थे उसको नहीं लेना है, उसको हटा देना। ठीक है, वो गलत हो गया तो उसको हटा देना। इसके 4 प्रकार कौन कौन होते हैं? एक तो विशेषण पद, एक विशेषण वाला होता है, एक विशेष्य होता है, विशेष्य पद कर्मधारय, एक विशेषणों भय होता है, विशेषणों भय पद। ठीक है, विशेषण भय, विशेषण पद कर्मधारय, विशेष्य पद कर्मधारय, विशेषणों भय और विशेष्यो भय। विशेषणों फिर विशेष्यो भय, विशेष्यो भय पद, ये 4 प्रकार के आपके कर्मधारय समास होते हैं। इसको ध्यान में रखना। इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, चीजें क्या है समझने वाली, तो ये बता देता हूँ। इसमें प्रथम पद विशेषण होगा, इसमें दोनों पद जो हो सकते हैं क्या हो सकते हैं? इसमें प्रथम पद विशेष होगा, इसमें प्रथम पद क्या होगा? विशेषण होगा। इसमें प्रथम पद विशेष्य होगा, इसमें दोनों पद विशेषण होंगे और इसमें दोनों पद विशेष्य होंगे। इसमें पहला पद क्या रहेगा? फर्स्ट पद विशेषण। ठीक है, राइटिंग खराब है, थोड़ा एडजस्ट करना। इसमें क्या होगा? फर्स्ट पद विशेष्य, इसमें दोनों पद, दोनों क्या होंगे? विशेषण। और इसमें दोनों क्या होंगे? आपके विशेष्य। आगे देखने के लिए मिलेंगे इनके उदाहरण, तो वहां से आप पहचान जाएंगे। ठीक है, से दोनों कैसे विशेषण हो जाते हैं? नीलपीत, नीलपीत एक शब्द होता है, नीला और पीला, तो नीला भी विशेषण है, पीला भी विशेषण है। तो ये इस तरीके से होते हैं, आगे आपको देखने के लिए मिलेंगे इसके उदाहरण। ठीक है, तो 4 प्रकार के होते हैं। समासिक शब्द नीलपीत, ये आ गया क्वेश्चन। नीलपीत कर्मधारय समास के किस विभेद के अंतर्गत आता है? विशेषण पूर्व पद, विशेषणोत्तर, विशेषणों भय, ये विशेष पूर्व पद। तो मैंने क्या बोला था? विशेषण पूर्व पद मतलब पहला पद बस विशेषण होगा, विशेष पूर्व पद मतलब पहला पद विशेष होगा। विशेषणों भय में क्या बताया कि दोनों पद विशेषण होंगे। तो यहाँ पर नीलपीत में नीला का अर्थ, नील का अर्थ है नीला, पीत का अर्थ है पीला, ये दोनों क्या है? विशेषण के प्रकार हैं। तो ये विशेषणों भय पद के अंतर्गत आता है। आपका ऑप्शन नंबर सी इज ए करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं, देशांतर में कौन सा समास है? देशांतर। अब देशांतर का विग्रह आपको करने आना चाहिए। इसका विग्रह इस प्रकार से नहीं करना है। किस प्रकार से नहीं करना है? देश में अंतर, ये गलत है। देश में अंतर नहीं होता। देशांतर का अर्थ होता है एक देश से दूसरे देश में जाना या भ्रमण करना। एक देश से दूसरे देश में जाना या भ्रमण करना, तो ये देशांतर का होता है। तो यहाँ पर होता है कर्मधारय समास। ये किसके अंतर्गत आता है? आपके कर्मधारय समास के अंतर्गत आता है, ना कि तत्पुरुष। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28, महापुरुष में कौन सा समास है? महापुरुष, महान है जो पुरुष, महान है जो पुरुष। और ये जो जिसका इस प्रकार के शब्द आते हैं वो किस में आते हैं? आपके कर्मधारय समास में आते हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर बी का सही हो जाएगा। तत्पुरुष, कर्मधारय, बहुब्रीहि और द्वंद्व में ये कर्मधारय के अंतर्गत आता है। महान है जो पुरुष, वो क्या है? कर्मधारय। और इसको तोड़ के भी देखोगे तो क्या है? महान पहला पद क्या बता रहा है? विशेषण किसके बारे में? पुरुष के बारे में, तो कर्मधारय के अंतर्गत आता है। बहुब्रीहि क्यों नहीं होगा? क्योंकि बहुब्रीहि किसी तीसरे के बारे में बता रहे हैं, यहाँ तीसरे के बारे में बात नहीं हो रही। पीताम्बर, पीला कपड़ा, पीताम्बर बराबर यहाँ पर आपको लिख कर दे दिया गया है, पीताम्बर बराबर पीला कपड़ा, विशेषण और विशेष्य, उसके आधार पर सही विकल्प। इसलिए यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा? आपका कर्मधारय। अगर इसमें से किसी एक ऑप्शन की जगह अगर बहुब्रीहि लिख देता, बहुब्रीहि लिख देता, तो भी कर्मधारय को यहाँ पर आपको आंसर लेना पड़ता। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आपको बराबर लिख के दिया है क्वेश्चन में, पीताम्बर बराबर पीला कपड़ा, पीला विशेषण और दूसरा विशेष्य, और विशेषण और विशेष्य किसके अंतर्गत आते हैं? कर्मधारय के अंतर्गत आते हैं। तो ये होता। बहुब्रीहि में क्या होते हैं? दोनों पदों की प्रधानता नहीं होती है, कोई तीसरे पद के बारे में बात करता है। तो पीताम्बर के बारे में भी बहुब्रीहि ले सकते हैं हम लोग, पीला वस्त्र धारण करने वाला, अर्थात विष्णु जी, इस तरीके से। बट यहाँ पर आपको विश्लेषण विशेष से क्वेश्चन में बाइफरगेट करके दे दिया गया है, तो आंसर कर्मधारय होगा।
सॉरी, जिस समास में उत्तर पद प्रधान हो, पूर्व पद संख्यावाचक हो, वह क्या होगा? तो जहां भी पूर्व पद संख्यावाचक होता है वहां किस प्रकार का होता है? द्विगु समास होता है। अब डिफरेंस कैसे जानेंगे कि द्वंद्व हो या द्विगु? अधिकतर दिक्कत आता है द्वंद्व बोलेंगे उसको या द्विगु बोलेंगे, है ना। बाकी में तो नहीं आता, द्वंद्व और द्विगु में ही आता, क्योंकि सेम सेम नाम दिखता है। तो कैसे जानोगे? द्वि मतलब क्या होता है? दो। द्वि मतलब क्या होता है? दो। तो इसका अर्थ आप समझ जाएंगे, द्वि मतलब होता है दो। तो इसमें क्या आ रहा है? संख्या आ रहा है। संख्या आ रहा है मतलब द्विगु समास ही क्या होगा? संख्यावाचक वाला होगा। द्विगु समास ही क्या होगा? संख्यावाचक वाला होगा, न कि द्वंद्व समास। तो जिसमें प्रथम पद संख्यावाचक हो, कौन सा समास होगा? आपका द्विगु समास। फिर क्वेश्चन दिया है 4 पाई में कौन सा समास है? पहला पद क्या दिया है? 4। 4 मतलब संख्यावाचक, मतलब क्या आएगा? आपका द्विगु समास आएगा। कौन सा समास आएगा? द्विगु समास। ऑप्शन नंबर सी इज ए करेक्ट आंसर। फिर चवन्नी शब्द में, चवन्नी में भी किसके मतलब? 4 आणु का समूह, ये समाहार, 4 आणु का समाहार, वो किसके अंतर्गत आ जाएगा? वो भी 4 के बारे में बता रहे हैं, अंक है तो द्विगु समास के अंतर्गत आ जाता है। अब देखेंगे आगे हम जब बढ़ेंगे तो कुछ क्वेश्चन ऐसे भी देखने को मिलेंगे, जैसे कि 31 हो गया, 38 हो गया, 68 हो गया, तो वहां पर आपको द्विगु नहीं लिया जाता है। वहां पर 38 को 8 और 8 और 30 या 68 को 8 और 60 इस तरीके से लिया जाता है। 8 और 60 इस तरीके से लिया जाता है, जो कि आपके द्वंद्व के अंतर्गत आता है, तो उसको भी ध्यान में रखना है। 68 बोला तो वो किस में आ जाता है? 8 और 60, क्योंकि 8 और 60 मिलकर 68 बना रहे, तो वो किस में आ जाते हैं? द्वंद्व में आ जाते हैं, न कि द्विगु में। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो यहाँ पर तो चवन्नी का सही शब्द अर्थ क्या था? द्विगु था। कैसे पहचान में आएगा? बार बार उसको पढ़ पढ़ के प्रोनाउंस करके। पंचामृत में कौन सा समास है? आगे अंक आया पंचामृत, 5 अमृतों का समाहार, ठीक है। द्वंद्व समास, सॉरी द्वंद्व बोलता हूँ, द्विगु समास कौन सा आएगा? द्विगु समास। निम्नलिखित में से 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्दों के लिए सही द्विगु समास का विग्रह हो। तो द्विगु समास है अष्टाध्यायी, बता दिया अष्टाध्यायी, आगे भी अष्ट आ रहा था 8, तो इसका सही विकल्प क्या होगा? 8 है अध्याय, 8 का अध्याय, 8 अध्याय, 8 अध्यायों का समाहार। तो अभी क्या बोला? समास विग्रह करने बोला ना। तो जो द्विगु समास का समास विग्रह होता है, इसमें ये शब्द आपको जरूर देखने के लिए मिलता है। जैसे मैंने चवन्नी के बारे में बताया, 4 आणु का समाहार या समूह, 5 अमृतों का समाहार, उसी प्रकार से 8 अध्यायों का समाहार क्या होगा? अष्टाध्यायी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन नंबर डी। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 35, समाहार द्वंद्व समास का उदाहरण है। समाहार द्वंद्व, अब द्वंद्व में भी क्या बोल रहा है? समाहार द्वंद्व। अभी पढ़ते आ रहे थे द्विगु, अब ये पढ़ना है क्या हमको? द्वंद्व। अब द्वंद्व के बारे में पहले जान लो कि द्वंद्व कितने प्रकार के होते हैं। मैंने बताया था 3 प्रकार के। 3 में क्या होता है? एक तो वैकल्पिक होता है, वैकल्पिक, दूसरा होता है इतरेतर, और तीसरा होता है समाहार। पहचानने में आसानी कैसे होगी? समाहार सामूहिक रूप से बताएगा। सामूहिक रूप से मतलब जैसे कि घास फूस, घास फूस बोलने वाला जो शब्द है उसमें योजक चिन्ह आएगा, लेकिन ये बताता किसके बारे में? घास की कैटेगरी में के बारे में बताता है, ठीक है। तो ये समाहार के अंतर्गत आ जाता है। रुपया पैसा, ये समाहार, क्योंकि धन के बारे में बता रहा है, तो सामूहिक रूप से बताएंगे। दोनों पद सामूहिक रूप से किसी अन्य के बारे में बताएंगे तो वहां पर समाहार द्वंद्व आता है। इतरेतर, इतरेतर में दोनों पद प्रधान होंगे, जैसे कि राम और जैसे कि राधा कृष्ण, राधा कृष्ण, तो इसमें राधा भी इंपॉर्टेंट है, कृष्ण भी इंपॉर्टेंट है। तो राधा और कृष्ण जब इसको तोड़ेंगे तो या तो योजक चिन्ह लगेगा या बीच में और लगेगा, जो कि लुप्त रहता है जब समास रूप में पढ़ते हैं। तो जब अलग करेंगे, विग्रह करेंगे, तो उसमें और आ जाएगा। तो राधा और कृष्ण, गौरी और शंकर, है ना। तो ये सारी चीजें क्या होती है? इतरेतर के अंतर्गत आ जाती है। माता और पिता, भाई और बहन। वैकल्पिक में आपको चुनाव करना होगा, ये इसमें विपरीतार्थक वाले शब्द आ जाते हैं, जैसे पाप और पुण्य। तो पाप पुण्य, पाप और पुण्य ना बोल के इसको क्या बोलेंगे हम लोग? पाप या पुण्य बोलेंगे। पाप या पुण्य, अच्छा या बुरा, भला या बुरा, है ना। इसी प्रकार से जैसे 9 या 10 बोलते हैं ना, 9 या 10 हो रहा होगा, 1 या 2 होगा। तो वहां पर 1 2 अगर आपको ये ऐसे शब्द मिले तो ये किसके अंतर्गत आएंगे? द्वंद्व के अंतर्गत, क्योंकि ये योजक चिन्ह लगा है। और उसमें भी किसके अंतर्गत आएंगे? वैकल्पिक के अंदर, या तो 1 होगा या तो 2 होगा। तो यहाँ पर यह छुपा रहता है, जहां पर और छुपा हो वहां पर इतरेतर, जहां पर यह छुपा हो वहां पर वैकल्पिक, और जहां पर सामूहिक रूप से किसी तीसरे के बारे में या किसी समूह के बारे में बता रहा हो वहां पर समाहार। तो यहाँ पर समाहार द्वंद्व का उदाहरण पूछा है, प्रतिवर्ष, काला सफेद, पाप पुण्य, दाल रोटी। तो इसमें सामूहिक रूप से कहा कौन सा बता रहे? प्रतिवर्ष तो होगा नहीं, ये तो अवयवी हो गया, प्रति आ गया। काला सफेद, ये तो अपोजिट चीज को बता रहा है, वैकल्पिक हो गया। पाप पुण्य भी वैकल्पिक हो गया।
बचा क्या, दाल रोटी। दाल रोटी खाने के बारे में बता रहा है, तो दाल और रोटी क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, समाहार द्वंद्व समास। क्लियर, आई होप आपको समझ में आया हो। क्वेश्चन नंबर 36, दोनों पदों की प्रधानता किस समास में होती है? दोनों पदों की प्रधानता किस में होती है? तो दोनों पद किस में प्रधान होते हैं? अभी मैंने बताया था जब मैं पढ़ा रहा था, तो दोनों पद आपके प्रधान हो जाएंगे किसमें, द्वंद्व में। किसमें हो जाएंगे, द्वंद्व समास में। ठीक है, द्विगु में तो आपका अंक आ जाता है, कर्मधारा में विशेषण और विशेष आते हैं, तत्पुरुष समास में आपका पश्च पद या उत्तर पद जो होता है वो प्रधान होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं, द्वंद्व समास के कितने भेद हैं? तो द्वंद्व समास के कितने भेद हैं? तो द्वंद्व समास का अभी मैंने बताया था कितने भेद हैं आपको, 3 भेद। कौन कौन सा, वैकल्पिक, इतरेतर और समाहार। क्वेश्चन नंबर 38, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा वैकल्पिक द्वंद्व। अब वैकल्पिक में आपको चुनाव करना है, कौन सा होगा जो अलग के बारे में बताए। चलो हम लोग चारों के बारे में देख लेते हैं। दिया बत्ती, ये दिया बत्ती क्या है, सामूहिक रूप से बता रहे हैं। दिया और बत्ती अलग अलग हो सकते हैं क्या, नहीं, ये सामूहिक रूप में बता रहे हैं। दिया बत्ती तो समाहार में आ जाएगा। तन मन धन, तन मन और धन आता है, तन मन और धन आता है। तन मन का अपना अर्थ होता है और धन का भी अपना अर्थ होता है, तो ये क्या है, इतरेतर में आता है, तन मन और धन। पाप पुण्य, ये सही आंसर हो जाएगा किसके लिए, वैकल्पिक के लिए, क्योंकि ये तो पाप होगा या पुण्य होगा, तो पाप या पुण्य, इसलिए ये सही आंसर हो जाएगा। नीचे दिया घास फूस, घास फूस भी क्या हो जाएगा आपका, समाहार हो जाएगा। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 39, देश विदेश का सामाजिक, सामासिक होगा, सामाजिक नहीं होगा, सामासिक विग्रह होगा। देश या विदेश, देश में विदेश, देश जैसा विदेश, देश और विदेश। तो देश का अपना इंपॉर्टेंस है, विदेश का अपना इंपॉर्टेंस है, तो ये दोनों क्या है, इंपॉर्टेंट है। और जहां दोनों इंपॉर्टेंट होते हैं वहां क्या होगा, देश और विदेश। और किस प्रकार का समास, द्वंद्व। और द्वंद्व में भी कैसा, तो द्वंद्व में होगा आपका इतरेतर। कैसा होगा, इतरेतर। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं, 40 देखते हैं, नून मिर्च किस समास का उदाहरण है? नून और मिर्च किस समास का उदाहरण है? तो नून मिर्च किसका होगा भाई, नून और मिर्च, ऐसा बोलने पर लग रहा है यहाँ पर, वहां पर योजक चिन्ह लगेगा, तो जहां भी योजक चिन्ह आता है या और या आता है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, द्वंद्व समास बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 41, आचार विचार में कौन सा समास है? आचार विचार में कौन सा समास है, ये आप लोग कमेंट करके बताएंगे, बहुत ही आसान है क्योंकि इतनी देर से मैं बता रहा हूँ। तो आचार विचार में कौन सा समास आएगा, द्विगु, तत्पुरुष, द्वंद्व या अव्यवी, तो कमेंट करके बताना है। क्वेश्चन नंबर 42, कंद मूल फल में कौन सा समास है? ये भी आप लोग कमेंट करके बताएंगे, क्योंकि तीनों के बारे में मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया, समाहार क्या होता है, इतरेतर क्या होता है, वैकल्पिक क्या होता है। तो ये कमेंट करके बताना कि समाहार आएगा, वैकल्पिक आएगा या इतरेतर आएगा। कंद मूल फल में। अन्य पद की विशेषता बताने वाले समास को क्या कहते हैं? शुरुआत में बता दिया था, कर्मधारय, अव्ययी, बहुब्रीही या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जो दूसरे पद या किसी अन्य पद की विशेषता बताता है वो किसमें आता है, बहुब्रीही में आता है। किसमें आता है, बहुब्रीही। इसमें दोनों पद प्रधान नहीं होते हैं, किसी तीसरे पद की बात की जाती है। क्वेश्चन नंबर 43 का बहुब्रीही होगा। क्वेश्चन नंबर 44 देखते हैं, सहस्त्रानन किस समास का उदाहरण है? सहस्त्रानन, तो देखो सहस्त्रानन में एक चीज को देखना, इसमें बहुब्रीही के 4 टाइप दे दिए गए हैं, 4 टाइप के बहुब्रीही होते हैं, और उन चारों में पूछा गया है किसका उदाहरण है, व्यधिकरण का, तुल्य योग का, प्रादि बहुब्रीही का या समानाधिकरण का। ठीक है, तो देखो सहस्त्रानन को जो आप विच्छेद करोगे तो मतलब सहस्त्र आनंद, सहस्त्र आनंद उसका क्या हो जा रहा है, प्रॉपर विग्रह हो रहा है, और समान उसमें विग्रह होते जा रहे हैं। समान विग्रह मतलब समान शब्दों में वो विग्रह हो जाएगा। सहस्त्रानंद किस समास का उदाहरण है? तो सहस्त्रानंद, तो समानाधिकरण, समानाधिकरण जो बहुब्रीही होता है उसमें जो विग्रह होता है वो समान पदों में होता है, समान पदों में हो रहा है, और समान पदों में सहस्त्रानंद का विग्रह होता है, इसलिए समान अधिकरण बहुब्रीही के अंतर्गत आ जाता है। तुल्य योग में अधिकतर आपको देखने को मिलेगा कि वहां स शब्द लगा हो जाएगा। क्या लगा होगा, स शब्द लगा होगा, वो तुल्य योग के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत आएगा, तुल्य योग के अंतर्गत आता है। जैसे कि सपरिवार, सबल, सचेत, जैसे सबल हम लोग बोल देते हैं, ये सचेत बोल देते हैं, तो ये इसके अंतर्गत आ जाता है। इसका तो सहस्त्रानन हो गया, एक नाम हो गया, है ना, दशानन हो गया। ठीक है, इस प्रकार के इसके अर्थ हो जाते हैं, चतुर्भुज हो गया, दशमुख हो गया, ये सब। फिर उसके बाद है व्यतिहार एक होता है और व्यधिकरण होता है। तो व्यधिकरण में क्या होता है, व्यधिकरण में जो आपका होता है इसमें उल्टी वाली व्यधिकरण में जो होती है वो असमान पदों में टूटती है, जैसे चंद्रमुख हो गया या चंद्रशेखर हो गया, तो ये असमान पदों में टूटेगा। चंद्रमुख, चंद्रशेखर तो लिख लेना, इंपॉर्टेंट है ना, ये दोनों इंपॉर्टेंट है।
समानाधिकरण में क्या बोला, समान पदों में टूटेगा, व्यधिकरण में असमान पदों में टूटेगा, तुल्य योग में स वाला शब्द आएगा, स वाला शब्द आपका रहेगा ही रहेगा। और प्रादि नहीं होता है, प्रादि किसी प्रकार का नहीं होता है, इसमें होता है एक तो व्यतिहार। क्या होता है? व्यतिहार। व्यतिहार में क्या होता है? व्यतिहार में आपका उल्टा पुल्टा वाला चीज आएगा। उल्टा पुल्टा वाला चीज आएगा का सेंस ये है कि इसमें जैसे जस्ट अपोजिट वाली चीजें नहीं, जैसे बोल देते हैं हम लोग, हाँ, जैसे कि धक्का मुक्की है ना, मारपीट, तो ये वाली जो चीजें हो जाती है वो किसमें आती है? आपके व्यतिहार बहुब्रीहि के अंतर्गत आती है। फिर क्वेश्चन नंबर 45 देखते हैं, नीलकंठ में कौन सा समास है? नीलकंठ में तो नीला है कंठ जिसका, अर्थात शिव जी। तो अर्थात शिव जी मतलब तीसरे व्यक्ति के बारे में बात करें तो बहुब्रीहि समास, ना नीला इंपॉर्टेंट था ना कंठ इंपॉर्टेंट था, इसमें इंपॉर्टेंट कोई तीसरा पद था, इसलिए बहुब्रीहि समास आ जाएगा इसमें। बहुब्रीहि समास का यह उपयुक्त उदाहरण है, पंचवटी नहीं, 5 आ रहा है, तो 5 वटों का समूह, तो ये तो होगा नहीं। नव युवक, नया है जो युवक, नव युवक, ठीक है, तो ये आपका, ठीक है, नव युवक, नया है जो युवक, ये आपके कर्मधारय में चले जाता है। निर्जन, जो जन के बिना है, निर्जन का अर्थ क्या होगा? जन के बिना। निर्जन का अर्थ क्या होगा? जन के बिना, जहां पर जन नहीं रहते हैं, तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पे तीसरे पद के बारे में बता रहा है, मतलब ऐसा स्थान जहां पर कोई भी जन नहीं रहते हैं, तो ये निर्जन के अंतर्गत आता है। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। घर द्वार, ये तो देखते ही पता चल रहा है, यहाँ पर डैश लगा हुआ है, और घर द्वार एक अपने घर के बारे में बात करें तो द्वंद के अंतर्गत आएगा, और द्वंद के अंतर्गत भी किस में आएगा? इतरेतर में आएगा, सॉरी इतरेतर में बोलता हूँ, समाहार में आएगा, सामूहिक रूप से बता रहा है। फिर चंद्रशेखर शब्द में समाहास है, समास है। चंद्रशेखर में कौन सा समास है? चंद्रशेखर अभी मैंने इंपॉर्टेंट बताया था, बहुब्रीहि, और बहुब्रीहि में कौन सा बताया था? चंद्रशेखर, तो व्याधिकरण। कौन सा? व्याधिकरण। क्वेश्चन नंबर 48, दिए गए समास में का चयन करना। जितेंद्रिय, जिसने अपनी इंद्रियों को जीत लिया हो, जिसने इंद्रियों को जीत लिया हो, तो किसको? तीसरे व्यक्ति के बारे में बात करें, जिस व्यक्ति ने भी इंद्रियों को जीत लिया उसको क्या बोलेंगे? जितेंद्रिय। इसमें ना जीतना इंपॉर्टेंट था ना इंद्रिय इंपॉर्टेंट था, कोई तीसरा पद के बारे में बता रहा है, तो कौन सा हो जाएगा? बहुब्रीहि समास। फिर 49वां पंजाब, पंजाब में कौन सा समास है? तो पंजाब में आप देखेंगे जिसमें दोनों आता है, क्योंकि ये पंजाब में शुरू में आ रहे हैं 5 के बारे में बात करें, 5 नदियों का समूह। अगर जब मैं 5 नदियों के समूह के बारे में बात करूंगा तो वहां कौन सा आ जाएगा? आपका द्विगु आ जाएगा, ठीक है। लेकिन 5 नदियों, मतलब पंजाब को अगर उस तरीके से मैं बताऊं, 5 नदियां हैं जो, इस तरीके से बताऊं 5 नदियां हैं जो, तो वहां पर आपका आ जाता है बहुब्रीहि समास, क्योंकि वो तीसरे स्थान के बारे में बात कर रहे हैं जहां पर 5 नदियां बहती हैं, और 5 नदी हैं ये बताएंगे तब वो द्विगु के अंतर्गत आ जाएगा। तो बहुब्रीहि से इसका सही आंसर हो सकता है, द्विगु भी हो सकता है, ठीक है। इसका ये भी ले सकते हैं, ये भी ले सकते हैं। ऐसे सवालों में अधिकतर देखा गया है कि बहुब्रीहि को राइट आंसर लेकर चला गया है, तो आप भी बहुब्रीहि के साथ जा सकते हो, ठीक है, और जाना ही पड़ेगा, क्योंकि ऐसे आंसरों का अधिकतर जब कर्मधारय और बहुब्रीहि दोनों में मतभेद होती है तो बहुब्रीहि को ही आंसर लिया जाता है, इसलिए बहुब्रीहि लगा के आना, ठीक है। फिर लास्ट क्वेश्चन है आज का, और इसके पहले मैं चाहूंगा कि जिन लोगों ने सब्सक्राइब करके चैनल को नहीं रखा है वो सब्सक्राइब को करके रख लें, ताकि इस प्रकार के जो एमसीक्यू सीरीज चल रहे हैं सभी सब्जेक्ट का, उसका नोटिफिकेशन आपको प्रॉपर मिलता रहे, आप दूसरों से आगे रहे एक कदम। और साथ में अच्छा लग रहा हो तो सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक्स कीजिएगा वीडियो को, और कमेंट करके बताइएगा कि कैसा रहा ये सेशन, ठीक है। आखिरी क्वेश्चन है अंशुमाली। अंशुमाली क्या है? कर्मधारा है, तत्पुरुष है, अवयवी है, बहुब्रीहि। तो अंशुमाली शब्द ही ऐसा दिख रहा है कि ये तो ना तत्पुरुष तो हो ही नहीं सकता, ना एक अवयवी हो सकता है, या तो होगा कर्मधारय या तो होगा बहुब्रीहि। अब अंशुमाली के बारे में अंशुक से आपको बताता हूँ, किरण, ठीक है। अंशुमाली में जो अंशुमाली होता है वो क्या होता है? आपका किरण होता है। क्या होता है? किरण होता है। तो उसके बारे में आपको जानकारी होना चाहिए। अंशुमाली को हम लोग किस रूप में लिख सकते हैं? किरणों का स्वामी, ठीक है, किरणों का स्वामी अर्थात सूर्य, तो उसको अंशुमाली के बारे अंशुमाली बोला जाता है। तो यहाँ पर जब मैं अंशुमाली को लिखा तो मैंने क्या बोला? किरणों का स्वामी, और किरणों का स्वामी के बारे में बात कर रहा हूं, मतलब मैं किसी तीसरे व्यक्ति के बारे में बात कर रहा हूं, और जहां तीसरा व्यक्ति आया वहां पर क्या हो जाएगा? आपका बहुब्रीहि। देखने से क्या मालूम चला? ना तो ये तत्पुरुष के अंतर्गत आ रहा है, ना ये अवयवी के अंतर आएगा, आएगा तो कर्मधारय या फिर बहुब्रीहि। जब मैं इसको तोड़ के देख रहा था तो ना अंशु विशेषण था ना माली विशेष्य था। माली को चलो विशेष्य ले भी सकते हो, लेकिन अंशु कहीं पर भी विशेषण नहीं था, ठीक है, तो ये तो टूट नहीं सकता। लेकिन अंशु माली को जब मैंने विग्रह किया तो क्या होता है? किरणों का स्वामी, इसको इस अर्थ में लिया जाता है। और किरणों का स्वामी किसको बोलेंगे? जो किरण हमको देता है, कौन? सूर्य। तो सूर्य क्या है? तीसरा व्यक्ति हो गया इस समास के आधार पर, इसलिए इसका सही आंसर क्या होगा? आपका बहुब्रीहि होगा। तो ये आपके 50 क्वेश्चन रहे हैं
जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट थे। इनके अंदर के सभी पॉइंट्स को मैंने बताया, ऑप्शनों को भी मैंने बताया कि कौन सा समास के अंतर्गत आ सकते हैं, उनका विग्रह क्या हो सकता है। तो लगभग आपके 120 से 130 क्वेश्चन की तैयारी हो गई है। ज़्यादा से ज़्यादा इसको देखिएगा। तैयारी करते करते सिलेबस को पढ़ने के बाद भी आप इसको 2 से 3 बार देखेंगे, तब ये आपके दिमाग में जाकर बैठेगा, क्योंकि कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो अटपटे हैं। ठीक है, सभी इजी नहीं है। तो जिनको भी इजी लग रहा होगा उनके लिए अच्छी बात है, जिनको नहीं लग रहा उन लोग लगातार इसको देखते रहिएगा। 1-2 बार देखेंगे तो आपको आसानी से सारी चीज़ें याद हो जाएगी। फिलहाल इस वीडियो में इतने रखते हैं। धन्यवाद।